नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार बीदा ब्रांड में। मैं हूं आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने कक्षा 7 की सीरीज का चैप्टर नंबर 2। क्या है नाम उसका? नए राजा और उनके राज्य। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे भारत में उत्पन्न हुए 7वीं शताब्दी के आसपास विभिन्न राजवंशों और उनके प्रसिद्ध राजाओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उनके राज्य के प्रशासन व्यवस्था को भी जानेंगे। उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग एक इंट्रो देख लेते हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसा आपको मैं पिछली कक्षा में भी बताया हूं कि 7वीं शताब्दी भारत में एक परिवर्तन का दौर आया। यहाँ पे जो केंद्रीय सत्ता थी वह तो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त और मगध साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के अधीन पूरा भारत हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो गया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सामंत जो थे वह भूस्वामी बड़ा क्षेत्र एकत्रित करके और कर इकट्ठा करके बहुत ही क्या हो गए थे, धनवान हो गए और अपनी अपनी सेना अलग अलग रखने लगे थे। ठीक है, तो नए राजवंशों का उदय, क्या बात करेंगे हम लोग? नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी व योद्धा सरदारों का उदय हुआ। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मैंने आपको पूर्व में भी बताया सामंत क्या होते हैं। सामंत वे होते हैं जब राजा किसी अधिकारी को अपने यहाँ सेवा में रखता है, अगर वह वेतन के स्वरूप जमीन को देता है, ठीक, किसे देता है? जमीन को देता है, और उस जमीन पे वह जो अधिकारी होता है वह कर वसूलता है, तो उसे कहते हैं सामंत। यह हुई सामंत की एक सामान्य परिभाषा। ठीक है, तो राजा लोग जो थे मातहत या सामंत को अपने जमीनों को देते थे और वहाँ से कर वसूलने का भी कार्य उनको देते थे, और उम्मीद की जाती थी उन सामंतों से कि वे राजा के लिए उपहार लाएं। क्या चीज़? उपहार लाएं और युद्ध में राजा की सहायता करें। कहाँ पे? युद्ध में राजा की सहायता करें और न्याय व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करें। अब हम लोग जानेंगे मैप के माध्यम से कि कौन कौन से प्रमुख राजवंश इस समय प्रसिद्ध थे। ये यहाँ पे है इंद्रप्रस्थ। क्या चीज़ है? इंद्रप्रस्थ, जिसे आज कहते हैं हम लोग दिल्ली। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, कौन सा राजवंश था? गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पे थे चौहान। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है? यह जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से सटा हुआ हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो क्षेत्र थे वह गुर्जर प्रतिहार और चौहानों के अधीन हुआ करता था। और जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र पाल राजवंश के अधीन था। किसके? पाल राजवंश के अधीन था। और अब चलते हैं हम लोग भारत के दक्कन पठार की ओर। तो दक्कन पठार की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रकूटों का साम्राज्य था। किनका? राष्ट्रकूट। अभी राष्ट्रकूट के विषय हम लोग बताएंगे। और दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो दक्षिण में यहाँ पे हैं चेर। कौन है? चेर राजवंश। यहाँ पे है पांड्य। पांड्य आधुनिक तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था, और जो चेर था वह केरल का क्षेत्र था। और उसी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे चोल है। कौन? चोल राजवंश हुआ करता था। अब हम लोगों ने इतना जानकारी प्राप्त कर लिया मैप के माध्यम से, तो आगे चलते हैं। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर अपने को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर देते हैं। कौन? जो सामंत थे वह अधिक सत्ता, क्योंकि अगर आप जमीन दे रहे हैं, कोई गांव दे रहे हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति का प्रभुत्व तो जमेगा ही। तो इसी प्रकार जब ये सामंत अधिक सत्ता और संपदा, संपदा अर्थात धन, कर आदि की जो उपलब्धता है वह अधिक कर लेते थे, तो वह अपने आप को महासामंत, अर्थात महासामंत का अर्थ क्या हो सकता है? सामंतों का सामंत, अर्थात उसके अंडर में बहुत सारे सामंत कार्य करते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? महासामंत। महामंडलेश्वर क्या होता है? एक मंडल, अर्थात एक मंडल है कोई क्षेत्र, उसका जो अधिपत्य जिसके ऊपर होगा, अर्थात जो उसका सेना नायक होगा, ठीक है, जो उसका अधिकारी होगा, बड़ा अधिकारी, वह अपने क्या कहेगा? महामंडलेश्वर। तो ये लोग क्या थे? सामंत अपने आप को क्या घोषित कर लेते थे? सबसे पहले महासामंत, उसके बाद अपने क्या कहते थे? हम ही महामंडलेश्वर हैं। कहते थे अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहते? मैं ही भगवान हूँ, आप मेरी ही पूजा किया करिए। तो ऐसी धारणाएं लोगों की हो गई थी। इसका एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। दक्कन में राष्ट्रकूट, ये मैंने अभी बात किया ना आपको, ये दक्कन। एक चीज़ और जान लीजिए, यह जो सीमा बनी है यह प्रायः परिवर्तित हुआ करते थे। ये वहाँ से इस पे आक्रमण कर देते, ये वहाँ से इस पे, ये इस पे, ये इस पे आक्रमण करके एक दूसरे के सीमा का अतिक्रमण किया करते थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दक्कन में राष्ट्रकूटों
की ओर चल रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ में ये कौन, राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। किनके अधीन थे लोग, चालुक्य राजाओं के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट प्रधान, कौन, राष्ट्रकूट के जो प्रधान सेना नायक थे, जो राजा थे या कह लीजिए प्रधान थे, वह दंतिदुर्ग थे। इन्होंने चालुक्यों का जो आधिपत्य है उसको स्वीकार करने से मना कर लिया। अगर आपसे हम कहें आप हमें भगवान मानिए, उसमें से आपका कोई एक साथी कहेगा हैं हम आपको क्यों भगवान माने, आप में ऐसे कौन से गुण हैं। उसी प्रकार क्या हुआ यहाँ पे, जो चालुक्य राजवंश थे, ठीक है, उस चालुक्य राजवंश का आधिपत्य दंतिदुर्ग ने स्वीकारने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, वो तो गुस्सा आ गया, चालुक्य का राजा था, वो ताव में आए और कहा आप तो तुमको हम मारेंगे, आप तुमको हम मार के छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, मारेंगे बहुत तेज। जब वो मारने आए तो क्या हुआ, दंतिदुर्ग ने उनका उठाया और पटक दिया, जान निकल गए। क्या कहने का मेरा मतलब है कि दंतिदुर्ग ने चालुक्य के महाराज को हरा दिया। ठीक है, हराने के बाद क्या किया, उसने यज्ञ किया। कहिए ना, आप अगर कहीं जाते हैं किसी चीज़ में सफल हो गए तो आप क्या कहते हैं, लड्डू बंटवाते हैं या विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं ना। तो जब उन्होंने चालुक्यों को हरा दिया तो उन्होंने एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। ठीक है, कौन सा, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। ठीक है, अब यह अनुष्ठान होता क्या, आप थोड़ा सा जान लीजिए। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न होता था। कौन सा, हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान था वो ब्राह्मणों की सहायता से कराया जाता था। याजक जो होता था, जैसे मैं यज्ञ करवा रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, याजक हो जाऊँगा। याजक जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। अगर आप पैदा किसी जाति में हुए हैं, अगर आपको क्षत्रिय बनना तो आप कौन सा यज्ञ करते हैं, हिरण्यगर्भ यज्ञ उस समय प्रचलित हुआ करता था और इससे क्या हो जाता था, क्षत्रियत्व प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब कदम्ब मयूर शर्मण, अब दो महान शासकों के विषय में आपको मैं बात बताता हूँ जिन्होंने ये राजस्थान वाला क्षेत्र, ये जो है, ठीक है, राजस्थान और यहाँ पे ये है कर्नाटक वाले क्षेत्र पर अपना शासन जमाया। कौन कौन थे वो, कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र, ये दोनों जन्म से ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन ना किया, अर्थात इन्होंने जो पंडितों वाला कार्य होता है, जैसे कह लीजिए आप विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का वाचन, इन सभी को छोड़कर, अर्थात शास्त्रों को छोड़कर इन्होंने शस्त्रों को चुना और शस्त्रों को चुनने के साथ इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में शासन किया। अर्थात इन्होंने जब शास्त्रों का त्याग किया और शस्त्र अपनाया तो इन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों को और कर्नाटक में मयूर शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों पे आधिपत्य अपना जमाया और वहाँ पे शासन कार्य किया। और जानेंगे कि इन राज्यों का प्रशासन कैसा था, अच्छा था या फिर खराब था। तो जानते हैं, नए राजाओं ने महाराजाधिराज, महाराजाधिराज क्या होता है, ऐसा राजा जिसके अंडर में बहुत सारे राजा कार्य करते हों, उसे क्या कहा जाता है, महाराजाधिराज। त्रिभुवन स्वामी अर्थात तीनों भवन के स्वामी, स्वर्ग धरती और पाताल, इन सभी के स्वामी को क्या कहा जाता है, त्रिभुवन स्वामी कहा जाता है। और भी इसी तरह की उपाधियां धारण करते थे, अर्थात जो इस समय के राजा हुए वह विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करते थे, जैसे हो गया महाराजाधिराज, त्रिभुवन स्वामी और भी विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करते थे। सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन की सत्ता में साझेदारी होती थी। अब हम बात करें कि शासन में किन किन का महत्व बहुत अधिक था, तो पहले नंबर पे आते थे सामंत, क्योंकि मैंने अभी पूर्व में चर्चा की है कि सामंत क्या करते थे, विभिन्न क्षेत्रों पर जब आक्रमण करना होता था तो इन्हीं से सेनाओं को मंगाया जाता था और युद्ध में भाग लिया जाता था। किसान जो थे वह अपने उपज का कुछ भाग कर के रूप में देते थे, जिनसे जो शासन कार्य है वह बहुत सुचारू रूप से चलता था। व्यापारी जो थे वह देश के बाहर, अर्थात जो उनका राज्य है उससे बाहर व्यापार में बहुत हेल्प करते थे और वहाँ से विदेशी मुद्रा लाते थे। ब्राह्मण जो थे वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाविधि को उस राज्य में करवाते थे। इन सभी का जो महत्व था वह जो शासन था उसमें बहुत अधिक बढ़ गया था। किसानों,
पशुपालकों, कारीगरों तथा व्यापारियों से लगान के रूप में राजस्व वसूला जाता था। किन किन से? किसान अपने उपज का कुछ हिस्सा देता था। पशुपालक दूध, दही, मक्खन आदि दूध से बनाता था, तो उसको बेचकर जो कर प्राप्त होता था उसको, या धन प्राप्त होता था, उसमें से कुछ भाग राजा को कर के रूप में देता था। जो कारीगर थे अर्थात शिल्पकार, लोहार, बढ़ई, ये सभी जो थे वह भी कर देते थे। व्यापारी तो कर देते ही थे, क्योंकि वह विदेशों से व्यापार करेंगे तो उनके पास अधिक से अधिक संपत्ति होगी, और संपत्ति होगी तो वह कर भी देंगे अधिक से अधिक, जैसे इस समय भी होता है। ठीक है, लगान के रूप में राजस्व वसूला जाता था इन सभी से। अब एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, तमिलनाडु के चोल राजवंश के अभिलेख से, कहाँ के? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु कहाँ जान लीजिए, ये इलाका है आपका दक्षिण भारत। ठीक है, ये जो है ये तमिलनाडु है। ठीक है, यही क्या है? तमिलनाडु है ये। यहाँ के चोल राजवंश के अभिलेख में 400 से अधिक, कितने? 400 से अधिक, आप इसे ध्यान से समझिए। तमिलनाडु के चोल राजवंश से 400 से अधिक करों के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इन करों में जो बेट्टा होता था, क्या होता था? बेट्टा, वह जबरदस्ती कर होता था, अर्थात जबरदस्ती उसको वसूला जाता था। और जो उस समय का राजस्व अधिकारी होता था उसे कदमाई कहा जाता था। ठीक है, तो हमने क्या बात किया? जो बेट्टा होता था वह जबरदस्ती कर होता था, जो किसी के ऊपर भी लगाया जाता था। कदमाई जो था वह भू राजस्व का स्वामी था, अर्थात इसी के अंडर में रेवेन्यू जनरेट जो होता था, जो क्षेत्रों से रेवेन्यू आता था, इसी के अंडर में लेखा जोखा होता था। अब प्रशस्ति व भूमि अनुदान के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रशस्तियाँ क्या हैं? आपको मैं पूर्व में बताया है कि जिन राजाओं के विषय में विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ या उनकी प्रशंसा की जाती है, वह प्रशस्तियों के माध्यम से किया जाता है। भूमि अनुदान अर्थात उस समय क्योंकि वेतन तो नगद दिया नहीं जाता था, तो वेतन के रूप में क्या दिया जाता था? भूमि, तो इसी को क्या कहा जाता है? भूमि अनुदान कहा जाता है। प्रशस्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में लिखा जाता था। मैंने अभी कहा जो प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रशंसा होता है, अर्थात जो ब्राह्मण थे वह राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखा करते थे। राजा इनको इनाम भी देते थे। अब राजा जो इनको इनाम देते थे, क्योंकि वेतन जो था वो नगद देते नहीं थे, तो इनको जमीन के रूप में वेतन दिया जाता था। और उनको पट्टों के रूप में, अर्थात जो तांबे का पट्टा होता है ना, आप तांबे का कह लीजिए, उस समय का कागज जान लीजिए, जैसे कागज होता था उसी में लेखा जोखा होता था इस क्षेत्र का, कि ये भूमि आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें लिखित होता था कि ये भूमि आपके नाम पे है। तो इस प्रकार का क्या होता था? एक पत्र होता था, उसमें अंकित होता था। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, से प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति संस्कृत में मिली है। किसकी? नागभट्ट की जो प्रशस्ति है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और वह ग्वालियर से प्राप्त हुई है। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा, 12वीं शताब्दी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है राजतरंगिणी, इसको याद कर लीजिए। राजतरंगिणी बहुत ही महत्वपूर्ण, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका वर्णन मिलता है, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। कल्हड़ द्वारा संस्कृत काव्य राजतरंगिणी की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न शासकों के विषय में वर्णन मिलता है। किससे मिलता है हमको कश्मीर के शासकों के विषय में वर्णन? राजतरंगिणी के विषय में। अब इस समय एक बहुत ही विभत्स स्थिति यह उत्पन्न हो गई, अगर आपके क्षेत्र में अधिक धन है, अधिक संसाधन है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है आपका, तो आपके ऊपर हम आक्रमण करेंगे और उसे लूटेंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग? धन के लिए इस समय युद्ध बहुत अधिक मात्रा में होने लगे थे। राजवंश का जो आधार था वह क्षेत्र विशेष था। कैसे? आप अगर गोलकुंडा की बात करें, गंगा नदी का दोआब का क्षेत्र कन्नौज की बात करें, तो यह अधिक उपजाऊ थे। अगर उपजाऊ थे तो यहाँ से कर भी अधिक मात्रा में मिलता था, और कर मिलता था तो फिर उससे जानते ही हैं देश में विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप किए जा सकते थे, जैसे मंदिर निर्माण, नहर, तालाब आदि सिंचाई के जो साधन हैं इनका भी बहुत अधिक मात्रा में खुदाई आदि करवाया जा सकता था। अगर आपके पास पैसा अधिक होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इन सभी क्षेत्रों से जो था वह कर अधिक मिलता था। राजा दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करते थे। ठीक है, क्या करते थे? राजा दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आक्रमण करते थे, जिसमें से गंगा घाटी व कन्नौज पर अधिकार संघर्ष का प्रमुख कारण था। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए
ठीक है, ये भारत है, ये कश्मीर है, ठीक है, और ये 7 सिस्टर्स हैं आपके, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर, ये है गुजरात का भाग। तो देखिए जो गंगा है वह हिमालय से निकलती हैं, यमुना है, ठीक है, और यहीं पे उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, क्योंकि जो यह इलाका है दोआब का क्षेत्र, आप दोआब किसे कहते हैं, किन्हीं दो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी को जब एक स्थान पे एकत्रित किया जाता है, अर्थात देखिए जब कोई दो नदियाँ अपने द्वारा मिट्टियाँ बहाकर लाती हैं, ठीक है, उससे जो निर्मित क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं उसे? दोआब। जो कन्नौज था और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र था, वह अधिक उपजाऊ था, और इसी के लिए, ठीक है, इसी के लिए बहुत सारा संघर्ष होता था। राजा इस पर आक्रमण करते और अपना शासन जमाने का प्रयत्न किया करते थे। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में। जानेंगे वो कौन कौन से 3 पक्ष थे जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार के लिए बारी बारी से प्रयत्न किया। तो पहला जो था वह ग्रुप था गुर्जर प्रतिहारों का, दूसरा ग्रुप था राष्ट्रकूटों का, और तीसरा ग्रुप था पालों का। पाल बंगाल के आसपास क्षेत्र में शासन करते थे, राष्ट्रकूट दक्कन के पठार में, और गुर्जर प्रतिहार जो थे वह राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में इनका शासन हुआ करता था। तीनों कन्नौज पर शासन के लिए एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ने 997 से 1030, कब, इस समय याद कर लीजिए, 997 से 1030 तक मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ईरान हो गया और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र जैसे सिंध, उस समय का सिंध, और जो उसका क्षेत्र सिंध, पंजाब आदि जो क्षेत्र है वहाँ पे शासन किया। देखिए ये ईरान है, ये मध्य एशिया है, ठीक है, ये भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, दक्कन पठार, श्रीलंका, हिंद महासागर, अरब सागर, ठीक है, ये सब क्या है, सभी क्षेत्र हैं। और इराक में शासन किया, और कहाँ पे शासन किया, पश्चिमोत्तर भारत में। महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम अल बरूनी को दिया, जो भारत में इसने 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिरों पर, क्योंकि इसका जो निशाना था वह संपन्न मंदिर थे भारत के। तो इसने भारत के सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से सोना चांदी आदि को लूटकर अपने साथ गजनी ले गया और गजनी को बहुत ही अधिक सुंदर बनाया। तो इसका जो लेखा जोखा लिखने का कार्य दिया था वह अल बरूनी को दिया था, जिसने किताबुल हिंद को लिखा, जो इतिहास की बहुत ही चर्चित पुस्तिका मानी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे चौहान वंश की। ठीक है, किनकी? चौहान वंश। चौहान वंश को प्रथम बार चाहमान के रूप में मान्यता मिली, बाद में इनको चौहान के रूप में जाना गया। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। तो बात करते हैं, हमने आपको जो पूर्व में मैप बताया था, तो मैप में हमने चौहानों की एक स्थिति को दर्शाया था। आप मैप में ध्यान से देख लीजिए, उसमें जो आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, कह लीजिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार का शासन था, बीच में कन्नौज इंद्रप्रस्थ है। ठीक, कन्नौज और इंद्रप्रस्थ है। और उसके बाद बंगाल वाले क्षेत्र में देखिए वो है पालों का शासन, उसके नीचे चले ये राष्ट्रकूटों का संघर्ष होता है। ठीक है, इस सभी को आप मैप में देखिए। अब आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग चौहान वंश की। तो ये अजमेर के आसपास शासन करते थे। कहाँ? अजमेर के पास वाले क्षेत्र पे ये लोग शासन करते थे। उनको पश्चिम और पूर्व की ओर अपने शासन के विस्तार के लिए, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ मैप में, ध्यान से समझिए, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये जो था इनका, ये चौहानों का जो मेन केंद्र था ये अजमेर है, और इसके आसपास ये साथ में शासन करते थे। ठीक है, अजमेर के आसपास ये लोग क्या करते थे? शासन करते थे। पूर्व की ओर अपने शासन का विस्तार, ये पूर्व है, इधर इनको शासन विस्तार करने के लिए, ठीक है, बहुत ही युद्ध करना पड़ा जैसे, और इधर अर्थात दक्षिण की ओर इनको अगर विस्तार करना था तो दक्षिण की ओर गुजरात में चालुक्य थे, और उत्तर प्रदेश में गढ़वालों का शासन था। तो इन सभी से इनको क्या करना पड़ा? लोहा कर लेना पड़ा, अर्थात दो हाथ इनको करनी पड़ी। ठीक है, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वह पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। इसका जो शासन काल था वह 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी था, जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में तराइन के युद्ध में पहले हराया, फिर बाद में इसके साथ विश्वासघात हो गया और अपनों ने इसको धोखा दे दिया, और धोखा खाने के बाद इनकी हार 1192 में तराइन के युद्ध में
हो गए। अब हम लोग बात करेंगे चोल वंश के विषय में। उरैयूर से तंजावुर तक कावेरी नदी डेल्टा में मुत्तेरियर नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। अर्थात इनका परिवार क्या था, छोटा था, और उसका एक मुखिया होता था, उनकी क्या थी, सत्ता थी। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस वंश के, ठीक है। विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य मुत्तियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। किस, कावेरी डेल्टा पे। देखिए आप यहाँ पे आइए, यह कावेरी नदी है, ठीक है, और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा एक बनाती, ठीक, ये वाला डेल्टा। यहाँ पे क्या कर लिया इन लोगों ने, कब्जा कर लिया। विजयालय ने वहाँ तंजावुर शहर का निर्माण करवाया। देखिए ये तंजावुर शहर है, ये डेल्टा है, ये तंजावुर शहर का क्या किया, विजयालय ने निर्माण करवाया। और साथ ही निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। किसका, निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने दक्षिण व उत्तर के पांड्य पल्लवों को हराया। पांड्य यहाँ पे हैं, ठीक है, ये पांड्यों का क्षेत्र है, और पल्लवों को उत्तर में पल्लव थे, पल्लवों को हराया और उनके आधिकारिक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया और अपने शासन व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाया। राजराज प्रथम, जिनका शासनकाल था 985 में शासक बना, यह इस चोल वंश का बहुत ही अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम, जो कि राजराज के पुत्र थे, ने गंगा घाटी, श्रीलंका व दक्षिण एशिया के देशों में आक्रमण किया। और किसके माध्यम से आक्रमण किया, जल सेना के माध्यम से। राजेंद्र प्रथम ने ही एक जल सेना का संगठन किया और उसने श्रीलंका और दक्षिण भारत के, ये दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से सटे हुए विभिन्न देशों में क्या किया, आक्रमण किया और उनको अपने शासन में मिला लिया। अब बात करते हैं भव्य मंदिर व कांस्य मूर्तियाँ जो कि इस वंश में बनाई गई, अर्थात चोल काल की मूर्तियों के विषय में। राजराज व राजेंद्र प्रथम ने तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, देखिए ये गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर, उरैयूर, ठीक है, में बड़े व अनेक मंदिर बनवाए। कितने बड़े और अनेक मंदिर बनवाए। मंदिर न केवल आराधना के केंद्र थे, साथ ही आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्र भी। आप इस तरह समझ लीजिए, देखिए अगर कोई मंदिर है, मंदिर बड़ा भारी का है, अर्थात बहुत बड़ा है, तो क्या होगा कि लोग वहाँ पे आएंगे, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तो संस्कृतियाँ एक दूसरे की मिलेंगी और विभिन्न प्रकार की ज्ञान की बातें वहाँ से प्राप्त होगी, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न क्षेत्रों से। और अगर कोई आएगा तो चंदा या फिर कहीं दान आदि तो मंदिर में देगा ही, उससे क्या होगा, राजस्व की वृद्धि भी होगी और एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी इसका विस्तार होगा और विकास होगा। मंदिर के पास मालाकार कौन होते हैं, जो माला बनाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। बावर्ची, जो मंदिर में प्रसाद आदि का व्यवस्था करते हैं। मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि के घर थे। किन किन के, मेहतर, नर्तक, संगीतकार, मालाकार आदि के घर आसपास मंदिर के हुआ करते थे। मंदिर शिल्प केंद्र के रूप में भी उभरे, अर्थात मंदिरों का इतना अनूठा प्रकार बना दिया गया वहाँ पे कि वह स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने थे और जो कि शिल्प केंद्र के रूप में उभरे। उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं भी चोल वंश की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। यहाँ पे प्रमुख भगवानों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, साथ साथ भक्तों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब हम जानते हैं चोल वंश में सिंचाई के साधन कौन कौन थे। तो सबसे पहले जानिए चोल वंश का जो प्रमुख आय का केंद्र था, जो कृषि लायक भूमि थी, वह कावेरी नदी का डेल्टा था। कावेरी, फिर गोदावरी, इन सभी से जो डेल्टा बना था, ये वाला डेल्टा, यही था आय का प्रमुख स्रोत। और यहाँ पे सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, नहर, कुएं बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राकृतिक नदियाँ तो थी नहीं, ठीक है, मौसमी नदियाँ हुआ करती थी। तो सिंचाई का प्रमुख जो माध्यम था वह तालाब था, कुआं था, नहर था। तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र था वह कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अधिक उन्नत हुआ। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वह कृषि के रूप में बहुत ही अधिक उन्नत हुआ और कृषि कार्य यहाँ पे बहुत ही उन्नत स्थिति में था। अब हम लोग बात करेंगे चोल वंश के शासन व्यवस्था के विषय में। उस समय जो शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी वह गांव थी, और गांव को क्या कहते थे, उर जो था वह किसानों की बस्तियां थी, ठीक है। किसान जहां रहते थे उनको क्या कहा जाता था,
उर कहा जाता था, और नाडु गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। वहाँ पे जो गांव थे, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव मिलकर जो समूह बनाते थे, जिसे कह लीजिए ग्राम पंचायत, उसको क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। क्या? नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु, कौन कौन? ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने में और कर वसूलने का कार्य करते थे। क्या क्या करते थे? ग्राम परिषद और नाडु न्याय व्यवस्था को देखती थी और साथ ही साथ राजा के लिए कर का भी वसूलन करती थी और कर वसूल कर राजा को देती थी। नाडु के कामकाज पर वेल्लाल जाति के, किसके? एक जाति थी वहाँ पे वेल्लाल, उस जाति के धनी किसानों का नियंत्रण था। किस पे? नाडु पर था। नाडु पर था जो था नियंत्रण, ठीक है। धनी भूस्वामियों को सम्मान के रूप में, जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपको कोई सम्मान देता है, आपको अच्छा लगता है ना, वैसे ही जो धनी भूस्वामी थे उनको सम्मान के रूप में उपाधियाँ, तुम भगवान हो, महामंडलेश्वर हो और सामंत हो, महासामंत हो, ऐसी उपाधियाँ देते थे। वह साथ ही साथ राजकीय पद भी दिए जाते थे, मंत्री बनाए जाते थे, किसी विभाग के अध्यक्ष बना दिए जाते थे, सहकर्मी बना दिए जाते थे, ऐसे कार्य किए जाते थे। अब देखते हैं मुवेंदवेलन क्या चीज़ है। मुवेंदवेलन जो है वह 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले किसान को कहा जाता था। किसको? अगर कोई व्यक्ति है वह 3 शासकों को अपनी सेवा दे, जैसे दादाजी, पिताजी और बेटा, तीनों को जो अपनी सेवाएं देता था किसान या किसान का परिवार, उसे क्या कहा जाता था? मुवेंदवेलन कहा जाता था। और अरैयार जो था वह प्रधान कहलाता, जैसे गांव का प्रधान होता, ग्राम पंचायत का प्रधान, वैसे ही उरैयार क्या था? एक प्रधान था। नागरम, नागरम जो था वह व्यापारियों का एक संघ था जो कि शहरों में शासन व्यवस्था को देखता था, क्योंकि अगर वो व्यापार करेगा तो शहरों के माध्यम से ही तो करेगा। जो किनारे में बंदरगाह होंगे उनसे विदेशों में व्यापार होगा, धन आएगा और अपने क्षेत्र को शहरीकरण करेंगे क्षेत्र का, इसीलिए वहाँ पे शासन कार्यों को देखते थे। कौन? नागरम के अधिकारी। तमिलनाडु के, आधुनिक तमिलनाडु के चंगालपुट जिले के उत्तमेरु से प्राप्त अभिलेख ब्राह्मणों के सभा के संगठन के प्रारूप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि उस समय क्या हुआ होगा कि ब्राह्मणों की एक सभा होगी, ठीक है, ब्राह्मणों की एक सभा रही होगी जिसका प्रारूप उसमें दर्शाया गया। सभा में कई समितियां होती थी, क्योंकि अभी भी होती हैं, जैसे कोई सभा है तो उसकी विभिन्न प्रकार की समितियां होंगी जो निम्न प्रकार के कार्यों को करेंगी, जैसे हो सकता है उसकी देख रेख, उसकी भूमिका कहाँ तक बन रही है, वह तब गाँव के तबकों तक जा रही, छोटे तबकों तक जा रही, नहीं जा रही, इस प्रकार की समितियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। जो सिंचाई को देखती थी उस समय, किसको? सिंचाई को देखती थी, बगीचों को देखती थी, फूलों को देखती थी, कटाई देखती थी, कटिंग वटिंग हुई कि नहीं, घास वास के जो उगी है उसको कटाई रख रखाव को देखती थी। साथ ही साथ मंदिरों की देखरेख भी कहती थी, कैसे पेंट हुआ है नहीं हुआ है, कलर छूट रहा है नहीं छूट रहा है, इन सभी को क्या करती थी? इन समितियों के माध्यम से देखा जाता था। समितियों के सदस्यों का चुनाव लॉटरी माध्यम से किया जाता था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। किस माध्यम से? लॉटरी माध्यम से। एक लॉटरी का कूपन दिया जाता था, जिसका भविष्य होता था, जिसका भाग्य होता था, वह लॉटरी में जीत जाता था और उसका क्या बन जाता? समिति का अध्यक्ष बन जाता था, ठीक है। ऐसा आज भी हो तो कितना अच्छा हो, नहीं? हम लोग भी अपनी लॉटरी लगा दें, कहीं पढ़ने लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन नहीं, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ज्ञान हमको मिलेगा क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे चोल वंश के अभिलेखों के विषय में कि वहाँ से कौन कौन सी भूमियों के प्रकार मिले हमको। तो बात करते हैं क्रमशः। जो वेल्लान वगाई है, यह एक भूमि का प्रकार है जो कि गैर ब्राह्मणों के किसानी की भूमि की होती थी, अर्थात जो ब्राह्मण किसान नहीं होते थे उनके इतर की जो भूमि होती थी, जिससे कोई अन्य जाति उस पर अपना अधिकार करती थी, उसको क्या कहा जाता था? वेल्लान वगाई कहा जाता था। ब्रह्मादेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। किसको? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मादेय कहा जाता था। शाला भोग, शाला भोग जो भूमि थी वह विद्यालय की भूमि थी। वहाँ पे विद्यालय के निर्माण कार्य होते थे, जैसे वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगों को बनाया जाता था, खेल का मैदान होता था। देवदान या देवदान कह लीजिए या तिरुनमत्तुकानी, ठीक है, तिरुनमत्तुकानी जो मंदिरों को उपहार में मिली भूमि होती थी और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के गार्डन बनाए जाते थे, फूल उगाए जाते थे, ठीक है, वह क्या जाता था? देवदानी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि होती थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंतर्गत, हम एक चाइनीज वंश अर्थात तांग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सी इंटरेस्टिंग बात है।
तांग वंश जो है वह चीन का एक प्रमुख राजवंश था जिसका शासनकाल था 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। आप मैप में देख रहे हैं जो पीला रंग है अर्थात गाढ़ा पीला रंग है वही है तांग वंश। ठीक है, ध्यान से देखिए वो मैप में, हाँ देख रहे हैं, आप देख लीजिए। राजधानी इसकी जो थी वह थी सियान। यहाँ पर दुनिया के तुर्क जो भी तुर्की वासी थे, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आदि देशों के लोग यहाँ पे आया जाया करते थे अर्थात भ्रमण के लिए आते थे। तांग वंश में नौकरशाही परीक्षा के द्वारा अधिकारियों को नियुक्त होती थी। आज हम लोग जो ISPCS की बात करते हैं ना, वह चाइना में पहले ही लागू था और वहाँ पे जो उनके अधिकारियों की नियुक्ति होती थी उसी परीक्षा के माध्यम से होती थी और यह प्रक्रिया 1911 तक लागू रही और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। आज की वीडियो यहीं तक। यह वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें और सुझाव जरूर दें। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पूर्व हम लोग कक्षा 6 की सीरीज भी खत्म कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी डिस्क्रिप्शन लिंक से लिंक है, वहाँ से पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद।